चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। ट्यूटोरियल 7 कौन सा है, सॉरी ट्यूटोरियल 9 है। सी प्लस प्लस कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट्स बिगिनर्स। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिखाता है अपन को इफ एल्स के बारे में, साथ ही साथ लिखते भी हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट से और कई ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है वो किस तरह उसका फ्लो कंट्रोल होता है और किस तरह से हम लोग जो है एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लॉजिक देते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस बनाए थे। हम ये देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। फिर मेन से फ्लो को स्टार्ट करते हुए हम उन फंक्शंस के अंदर जा सकते हैं। हमने बात की थी जो फंक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, और अगर जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको और फंक्शंस में भी स्प्लिट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हम फंक्शंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डीबगिंग करने में मदद होती है। और भी हम लोगों ने देखी थी और चीज़ें, ऑपरेटर्स वगैरह हम लोग यूज़ करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पूरे प्रोग्राम को किस तरह स्ट्रक्चर करना है इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका काम होता है एक प्रोग्राम को फ्लो देना और लॉजिक देना। एक प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर में समझ आता है एक प्रोग्राम को फ्लो देना और उसको काम करवाना, है ना। यार मेरे को पेंसिल कौन सा है? जान डालना। तो यहाँ पर जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन तीनों के बारे में बात करूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीक्वेंस स्ट्रक्चर। और सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनके बारे में भी बात करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और जो तीसरा होता है वो हमारे पास होता है लूप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लूप स्ट्रक्चर। ये जो तीन होते हैं ये हमारे बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल और स्ट्रक्चर्स। ये जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है अब इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस वाला देखता हूँ। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स की बात की थी, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने एंट्री ली सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर। एंट्री लेने के बाद आपने कहा कि एक एक्शन को परफॉर्म करो। मान लो आपने कहा एक्शन 1, और ये एक्शन आपने परफॉर्म किया। इसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा अब एक्शन 2 को परफॉर्म करो। तो आपने एक्शन 2 को परफॉर्म किया, और एक्शन 2 को परफॉर्म करने के बाद आपने कहा एक्शन 3 को परफॉर्म करो, एक्शन 4 को परफॉर्म करो, एंड सो ऑन। और फाइनली आपने अपने प्रोग्राम से एग्जिट ले लिया। और ये बहुत ही सिंपल सा हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाइनली आपने एग्जिट ले लिया। ये था हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप सबसे पहले एंट्री लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मान लो आपने एंट्री ली, और उसके बाद आप एक कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं, यानी कि एक सवाल पूछते हैं प्रोग्राम से। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। प्रोग्राम से आपको पहले अपन एंट्री एंट्री लेते हैं फिर अपन कंडीशन देते हैं, पूछते हैं। जैसा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या एज ग्रेटर देन 18 है या नहीं है। या तो एज ग्रेटर देन 18 होगी यानी कि ट्रू रिटर्न किया जाएगा, या फिर क्या रिटर्न किया जाएगा, या फिर फॉल्स रिटर्न किया जाएगा। अब अगर ट्रू रिटर्न किया जाता है तब आप एक एक्शन करते हो, मान लो A1, ठीक है। और अगर फॉल्स होता है तो आप एक दूसरा एक्शन कर सकते हो A2। और ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही करना है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बस सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। एक कंडीशन चेक होगी, ट्रू तो ये, फॉल्स तो ये, और फाइनली क्या होगा, फाइनली एग्जिट मिल जाएगा प्रोग्राम को। तो हो सकता है कि कहीं पार्टी में मान लो कुछ ऐसी चीज़ बट रही है जो कि 18 साल से कम के लोग जो है नहीं ले सकते। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम डिफाइन कर सकता है, लिस्ट बना सकता है उन लोगों की जिनको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर फाइनली एग्जिट लिख देता हूँ। फाइनली हमारा प्रोग्राम एग्जिट ले लेता है, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा लूप स्ट्रक्चर। और लूप स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और
मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में, जैसे कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग एंट्री लेते हैं, आपने जैसे मान लो यहाँ पर एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लूप होता है, तो आपका यहाँ पर लूप आ जाता है और आप एक कंडीशन को चेक करते हैं। एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, कंडीशन को फ्लो चार्ट में कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, और उसके बाद अगर वो ट्रू है तो आप एक एक्शन लेते हैं, मैं टी लिख देता हूँ और इसको एक्शन को A1 लिख देता हूँ, और उसके बाद आप वापस से लूप करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर आप 1 से लेके 10,000 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो आपने एंट्री ली प्रोग्राम में, आपने कंडीशन चेक करी, कोई वेरिएबल आपने बनाया आई, आपने कहा क्या आई की वैल्यू 10,000 से कम है, तो हाँ कम है। आपने तो मैंने एक वेरिएबल माना। एक बार वापस लेंगे उसके पीछे। तो आपने एंट्री ली प्रोग्राम में, आपने कंडीशन चेक करी, कोई वेरिएबल आपने बनाया आई, आपने कहा क्या आई की वैल्यू 10,000 से कम है, तो हाँ कम है। आपने प्रिंट किया नंबर और आई को 1 कर दिया, फिर आप वापस लूप में गए, आपने कहा कि क्या अब आई की वैल्यू 10,000 से कम है, तो 10,000 से कम तो है, तो वापस आपने वही काम किया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि आई को 2 कर दिया और वैल्यू प्रिंट कर दी। तो आप कब तक वैल्यू प्रिंट करोगे, एक टाइम आएगा आई की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, तो क्या आई की वैल्यू 10,000 से कम है, हाँ कम है, क्योंकि इक्वल नहीं है। लेस देन और लेस देन इक्वल टू दो अलग अलग तरह के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और अगर आई लेस देन 1,000 10,000 किया मैंने, और मैंने आई की वैल्यू 10,000 ही सेट कर दी, तो ये चीज़ फॉल्स में वैल्यूएट करेगी, आई लेस देन 10,000 जो लिखा है मैंने ये, तो क्या होगा, मेरी लूप से फिर एग्जिट मिल जाएगी। तो जैसे ही फॉल्स होगा ये, जैसे ये फॉल्स होगा, यहाँ पर एक्शन 2, ठीक है, यहाँ पर एक्शन 2 मैं लिख देता हूँ, तो मैं एक्शन 2 परफॉर्म करूँगा और फाइनली मैं एग्जिट ले लूँगा। तो ये थे हमारे 3 तरह के स्ट्रक्चर। नंबर 1 था हमारा यहाँ पर सीक्वेंस स्ट्रक्चर, नंबर 2 था हमारा यहाँ पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या था, लूप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, ठीक है, ये हमारे 3 तरह के बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें C++ प्रोग्राम्स शेप करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसको प्रोग्राम में किस तरह मॉडल किया जाता है। तो इसको प्रोग्राम में मॉडल करने के सबसे पहले हमारे पास एक तरीका होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर 1 लिखूँ और कुछ इस तरह से करूँ, तो इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, इफ आई इज लेस देन 3, और फिर इस तरह से, और फिर आप यहाँ पर सी आउट आई कर सकते हो और आई प्लस प्लस कर सकते हो। तो ये जो सिंपल सा प्रोग्राम है, और मैंने आई को एज्यूम करते हैं कि इनिशियलाइज किया है 0 से, इंट आई इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और मैं फिर आई की वैल्यू चेक करके उसको इंक्रीमेंट करता जाता हूँ, तो 0, 1 और 2 मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये बेसिक हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हमारा एक इफ एल्स लैडर भी होती है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स होते हैं, और इसको भी हम जो है पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को VS कोड में एक्चुअली लेकर जाऊंगा और मैं आप लोगों को प्रोग्राम दिखाऊंगा एक्चुअल में कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। और तीसरा हमारा तरीका होता है इनको मॉडल करने का, वो होता है स्विच केस, ठीक है। और स्विच केस किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, स्विच केस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्विच केस। और स्विच केस का मतलब ये है कि हम एक स्विच बना देते हैं, और जो हमारे केसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आई पे स्विच लगा दिया, तो आई की वैल्यू मान लो 1 से लेकर 7 तक हो सकती है, तो मैं उसमें सिंटैक्स एक स्विच सेकंड, लाई कि इफ एल्स लेटर क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स अपन इफ एल्स लगा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम करते समय। अगर अपन को कंडीशन दे रखी, वैल्यू दे रखी, इफ एल्स अगर ट्रू आ रही है, नहीं आ रही, तो इफ एल्स, फिर वापस इफ एल्स प्लेस। ये तो आ गया, मेरे को स्विच केस में तो एक और बार वापस देखना पड़ेगा। स्विच केस,
और स्विच केस का मतलब ये है कि हम एक स्विच बना देते हैं और जो हमारे केसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो हम एक हम एक स्विच चूज करेंगे। केस का मतलब ये है कि हम एक स्विच बना देते हैं और जो हमारे केसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आई पे स्विच लगा दिया तो आई की वैल्यू मान लो 1 से लेकर, और जो हमारे केसेस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आई पे स्विच लगा दिया तो आई की वैल्यू मान लो 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। तो मैं उसमें सिंटेक्स के अंदर ही लिख दूंगा कि अगर वैल्यू 1 है तो क्या करें, 2 है तो क्या करें। तो इसका सिंटेक्स भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, स्विच लिखा सबसे पहले और फिर यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। मैंने स्विच लिखा, फिर एक्सप्रेशन लिखूंगा और एक्सप्रेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूंगा, केस 1 और कोलन, और क्या होना चाहिए अगर केस 1 है तो एक्शन 1 कर दूंगा एंड सो ऑन। ठीक है, और एक्शन और केस 2 केस 3 करके फाइनली मैं एक डिफॉल्ट दूंगा इसमें। और ये मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ एक्शन 4। ठीक है, और एक करली ब्रेस बंद, और ये हमारा जो है एक ये वाला करली ब्रेस बंद किया मैंने डिफ़ॉल्ट का, और फाइनली मैं जो स्विच है इसका भी करली ब्रेस बंद करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस मुझे कम पड़ रही है, बट आप चिंता बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं भी VS कोड में आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ और वहाँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि इफ़ एल्स एल्स इफ लैडर को इम्प्लीमेंट करेगा, और उसी के साथ साथ हम लोग स्विच केस को भी समझेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ पर कोडिंग करते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे जो कि इम्प्लीमेंट करेगा हमारा इफ़ एल्स और स्विच को। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और तो और हम इफेक्टिव C++ प्रोग्राम्स किस तरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ये जो C++ की प्लेलिस्ट है उसको खोलूँगा और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट तो जल्दी से एक्सेस कर लें, क्योंकि यही वो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं इस कोर्स के सारे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आ जाऊँगा अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut9.cpp, और मैंने यहाँ पर tut9.cpp रखना था, tut9.cpp में रखूँगा और उसी के साथ साथ मैं अपना प्रोग्राम टाइप करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद इंट मेन, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर रिटर्न 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं सी आउट लिख देता हूँ दिस इज़ ट्यूटोरियल 9। और यहाँ पर एक बोनस टिप आप लोगों के लिए कि जब भी आप प्रोग्राम को बना रहे हो तो एक सिंपल सा प्रोग्राम सबसे पहले लिख कर रन करा लिया करो, किसी नई मशीन में बना रहे हो तो खास कर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो टेस्ट हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट टेस्ट हो जाता है कि हाँ मेरे कंप्यूटर में C++ प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब इस तरह से कर दी इस चीज़ को तो अब क्या होगा कि आपको एश्योरिटी आ गई है कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपल एक यहाँ पर स्ट्रिंग टेल मी योर एज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट एज। सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ पर इंट एज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा cin और मैं उसके बाद ले लूँगा एज, यानी कि जैसे ही मैं टेल मी और एज लिखूँगा और एंडल लगाऊंगा तो मुझसे मेरी एज पूछी जाएगी, और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी एज को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो एज में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने मान लो अपनी एज डाल दी 48, 49, 72 तो एज में वो आ जाएगी। तो मैं लिखूँगा इफ़ एज इज़ लेस देन 18। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सी आउट यू कैन कम यू कैन नॉट कम टू माई पार्टी, यू कैन नॉट कम टू माई पार्टी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। यू कैन नॉट कम टू माई पार्टी और उसके बाद एंडल। वरना मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एल्स इफ। एल्स इफ में क्या होता है कि अगर आप और कंडीशन चेक करना चाहते हैं, एज इज इक्वल टू 18। एल्स इतना क्या था, और कंडीशन चेक करना, कंपैरिजन कर रहे हैं। इफ में क्या था, मैंने दिया कि कंडीशन दे दी उसको, एज इज लेस देन 18, तो उसने मेरे को उससे हट कर भी मैं आ नहीं सकता। एल्स इफ में क्या करा, कंपेयर कर रहा और लगा, कंपेयर करा, अगर वो 18 के बराबर है तो यू कैन कंटिन्यू। मैं लिखूंगा यहाँ पर सी आउट यू आर अ किड एंड यू विल गेट अ किड पास टू द पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपली एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर मैंने जो स्ट्रिंग लिखी है इसका कोई मतलब नहीं है प्रोग्राम से। बाय द वे मैंने कुछ भी लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एल्स के अंदर अब मैं लिखूंगा सी आउट यू कैन कम टू द पार्टी। ठीक है, एक बार आपने ये जो टेस्ट है हमारे ये पास कर लिए तो आप पार्टी में आ सकते हैं। अगर तुम ये हो तो तुम नहीं आ सकते, अगर तुम ये हो तो तुम आ सकते हो। एल्स अगर तुम ये पास कर जाते हो तो आ सकते और यहाँ आपने ये जो टेस्ट है हमारे ये पास कर लिए तो आप पार्टी में आ सकते हैं। और यहाँ पर अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो होगा क्या। मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूंगा हो। सॉरी। तो ये सबसे पहले मुझसे एज पूछेगा। मैंने मान लो एज डाल दी 22। सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स हो जाएगी 22 के लिए। फिर ये नीचे आएगा, क्या ये ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगी। और फाइनली मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो किसी ने यहाँ पर 12 डाल दी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 12 इज लेस देन 18। और उसके बाद ये बाकी किसी चीज़ को चेक नहीं करेगा, इसीलिए एल्स इफ और एल्स मैंने लगाया है ताकि कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये फॉल्स हुई तो ये अगला चेक करेगा, ये फॉल्स हुई तो अगला चेक करेगा। तो यहाँ पर ज़रा रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम। जरा अपन भी करके देखते हैं इस प्रोग्राम को क्या देता है। एक कंडीशन लगा रखा है मेरे पास, एज इज लेस देन 30। इसमें भी लगता है ना यार ये तो। हाँ, इसमें इसमें भी ये लगा है।
ऑप्शन क्या लिखा था वही सेम लिख लीजिएगा। मैं तो ये लिखा हूँ। इफ इफ एल्स एल्स अगर ये नहीं आता तो ये हो जाएगा। अपन एल्स में कुछ भी नहीं बोल सकते, सी आउट लिख दो सीधा ना। एल्स में कोई कंडीशन नहीं। यार अलाउड टू द पार्टी। प्रोग्राम को, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। अब मैं रन करूँगा, ये पूछ रहा है टेल मी योर एज। मान लो मैंने 3 यहाँ पर लिख दी, एंटर मारूंगा, ये कह रहा है यू कैन नॉट कम टू माई पार्टी। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि एज इज लेस देन 18 है। वापस से अगर मैं इसको रन करूँ और मैं अपनी एज को 18 दे दूँ, तो क्या कह रहा है? यू आर अ किड एंड यू विल गेट किड पास, गेट अ किड पास टू द पार्टी। ठीक है, तो इसने ये चेक किया, फॉल्स निकली पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आया, वो ट्रू निकली, तो उसने ये प्रिंट कर दिया, और फाइनली इसने ये जो इफ एल्स लेटर थी इसको एग्जिट कर दिया। तो इफ एल्स लेटर इस तरह से चलती है। अब मान लो मैंने अपनी एज डाल दी 81,
उप्स, मैंने गलत जगह टाइप कर दिया, यहाँ क्लिक करके 81, और ये कह रहा है यू कैन कम टू द पार्टी। तो इसने क्या किया, एक एक करके सारी एज चेक करी, और एज चेक करते करते जहाँ पर ट्रू हुआ स्टेटमेंट वहाँ पर इसने जो भी सी आउट था उसको प्रिंट कर दिया उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर सी आउट मैंने ये लगा रखा था इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए यहाँ पर ये लगा रखा था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सी आउट ही लगाएं, आप लोग कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके इफ़ के अंदर एक फंक्शन रन हो रहा हो, या फिर आपके इफ़ के अंदर और इनपुट्स लिए जा रहे हो यूज़र से। सो आई होप कि समझ में आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और एलसिफ आपको लगा के दिखाऊंगा, ये बताने के लिए कि जो एलसिफ है वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लगाएं। यू आर नॉट येट बॉर्न, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नेगेटिव एज लगा दूंगा, एलसिफ एज इज़ लेस देन 1, तो यू आर नॉट येट बॉर्न, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे किया, टेल मी योर एज, मान लो 0, तो ये कह रहा है यू कैन कम टू द पार्टी। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, तो यू कैन नॉट कम टू द पार्टी। ओके, सो हुआ क्या, इसने सबसे पहले ये कंडीशन चेक करी, और क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई तो इसने यहीं पर अपने आप को रोक दिया और यू कैन नॉट कम टू द पार्टी प्रिंट कर दिया। तो मैं अगर यहाँ पर एक एंड लगा दूँ, यानी कि मैं कुछ इस तरह से लगा दूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, और मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड, मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करूंगा, और उसके बाद लिखूंगा एज इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि एज ग्रेटर देन 0 लेस देन 18 है, यानी कि यहाँ पे ना दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और मैं एक ना तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अपन को बताया था उसने। तो इसने मेरे को एक में एंड लगा दिया, दोनों होनी चाहिए, इसमें से एक गलत है तो दूसरे को पढ़ेगा, दूसरे को पढ़ा देगा तो आउटपुट दे देगा, कंपेरिजन। 1 से लेके 17 के बीच में है अगर एज, तब आपका ये प्रिंट होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप लोग चेक कर लो चाहो तो वैल्यू डाल के 0 इसमें, फिर इसमें अगर 0 डालोगे ये भी फॉल्स हो जाएगी, तो यू आर नॉट येट बॉर्न उसको प्रिंट करना ही पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो ये है हमारा बेसिक इफ एल्स। वैसे की तरह ये होता है सोचने का तरीका। मेरा ये था, उसने मेरे को वापस दिया, दे दिया, इसमें उसने मेरे को एंड लगवा दिया, और एज लगवा दी कि 0 से तो बड़ी ही है कम से कम, इनपुट दे दिया 0। मैंने एक बार एल शेप ले लिया, यू आर नॉट अलाउड टू पार्टी, क्योंकि उसने एंड लगाया। इफ अगर ये है तो यू आर नॉट अलाउड टू जॉइन माई पार्टी। और एज अगर 0 से ज्यादा, एक कंडीशन उसने मांगी, चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन थी ये एज, अगर एज 0 से
बड़ी हुई तो क्या होगा? यहाँ पे तो रखा एज 1 से छोटी है, 0 से बड़ी, यू आर नॉट अलाउड टू रखा है। लेटर आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। थ्योरी मैंने यहाँ पर बता दी आप लोगों को, ज़्यादा थ्योरी मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता था, लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया 3 तरह के बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। सीक्वेंस में क्या होता है, बिना किसी कंडीशन के चेक हुए एक के बाद एक हमारे स्टेटमेंट चलते रहते हैं, और अभी तक हम जो प्रोग्राम लिख रहे थे वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते थे। देख लो आप चाहो तो यहाँ पर, इसमें कहीं भी मैंने इफ एल्स यूज़ नहीं किया, कोई कंडीशन चेक नहीं की है, एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट पे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर ये जो ट्यूटोरियल 9 में हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें क्या हो रहा है कि एक एंट्री पॉइंट है और एक टाइम पर फिर क्या हो रहा है, कंडीशंस चेक हो रही हैं। तो ये हमने क्या किया है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया है। अब आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि लूप स्ट्रक्चर को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने का एक और तरीका जो कि स्विच केस स्टेटमेंट है उसको देख। वीडियोस में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि लूप स्ट्रक्चर को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने का एक और तरीका जो कि स्विच केस स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अभी इसको ऐसे कमेंट आउट कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और मैं लिख देता हूँ इफ एल्स। और इफ एल्स एक सिंगल भी हो सकता है, एक लैडर भी हो सकती है। लैडर का मतलब होता है इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लैडर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इफ आया, फिर एल्स इफ आया, फिर यहाँ पर एल्स आ गया, ठीक है। इफ आया, एल्स इफ आया, इफ एल्स आया। तो यहाँ पर ये इफ एल्स की लैडर है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और तरीका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का, और वो क्या है मेरा, वो है मेरा स्विच केस। वो क्या? क्या है इम्प्लीमेंट करने का, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का, और वो क्या है मेरा, स्विच है। वो है मेरा स्विच केस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्विच केस स्टेटमेंट्स, और स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पर लिखकर मैं क्या करूँगा कि एक प्रोग्राम लिखूंगा बहुत ही सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सबसे पहले स्विच लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही स्विच लिखा तो एक स्निपेट इसने मुझे दे दिया, और ये जो है विजुअल स्टूडियो कोड की जो C++ एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करी है उसने मुझे दिया है, और ये बहुत ही आरामदायक है मेरे लिए, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसमें एज। तो जो भी मैं वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू को मैं यहाँ पर केसेस में बांटना चाहता हूँ वो वेरिएबल में यहाँ डाल दूंगा स्विच के अंदर, ठीक है। जैसे कि इस केस में मैं चेक करना चाहता हूँ एज की वैल्यूज़ को। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मान लो एज अगर मेरी 18 है, तब मैं कुछ कोड लिखूँगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं मान लो लिखता हूँ सी आउट यू आर 18। अब यहाँ पर एक कैच होता है, और उस कैच को ध्यान से सुनना क्या होता है। अब क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन से कोड लिया है इसलिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे ब्रेक लगा दिया, और ये जो एक्सटेंशन से मैंने कोड लिया है, ये जो मैंने कोड भी सेलेक्ट किया है, ये आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो अगर आपका नहीं आ रहा है तो, या फिर आप अगर कोड ब्लॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। बट विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिकली मुझे मिला है, इसने देखो मुझे ब्रेक दे दिया है, ब्रेक, ये ब्रेक। अब ये ब्रेक का क्या मतलब है, ब्रेक का मतलब है कि तुम जहाँ पर हो उसको तोड़ के बाहर निकल जाओ। अभी के लिए ब्रेक का मतलब इतना ही समझो, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को ब्रेक और कंटिन्यू लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का मतलब सिर्फ इतना समझो कि जहाँ पर तुम हो उसको तोड़ के बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये केस 18 में आएगा, अगर एज की वैल्यू 18 होगी तो ये सी आउट ये प्रिंट कर देगा, और उसके बाद इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये जो केसेस हैं और केसेस के बारे में यहाँ पर लिखूँगा, और मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा केस 18 ये है,
केस 22 मैं ऐसे लिख दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर केस 22 के साथ साथ केस मान लो मैंने लिख दिया 2, और उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में लिख दूंगा सी आउट, और मैं लिख दूंगा नो स्पेशल केसेस, ठीक है। और यहाँ पर एंडल भी लगा देते हैं, और ये जो कॉपी करके मैं इसको यहाँ भी लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से हमको दिखाई दे। और यहाँ पर केस को 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर 22 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 18 तो है ही है। अब इस कोड को ध्यान से देखो, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ, ये मुझे VS कोड की C++ एक्सटेंशन ने दिया कोड। अब मैंने कहा कि स्विच एज, यानी कि एज जो वेरिएबल है उसको चेक करो, अगर उसकी वैल्यू 18 हो तो ये प्रिंट करो, और उसके बाद नीचे वालों को भूल कर कूद जाओ नीचे, ठीक है। तो ये इतना प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा। रन करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम को जल्दी से। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, लगता है मैंने इसको सेव नहीं किया है प्रोग्राम को, और मैंने इसको सेव किया, जैसे ये यहाँ पर देखो टेल मी और एज, मान लो मैंने 18 लिखी, तो ये कह रहा है यू आर 18। मैं फिर से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, 22 लिखूंगा तो ये कह रहा है यू आर 22। मैं वापस से मान लो 233 करता हूँ तो ये कह रहा है नो स्पेशल केसेस, क्योंकि ना ये मैच किया, ना ये मैच किया, ना ये मैच किया। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि अगर ये ब्रेक नहीं होते तब क्या होता। ज़रा ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो से। स्विच केस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप सीखोगे तो वो यही होने वाली है। देखो अगर मैं 18 यहाँ पर लिखूंगा तो क्या होगा, ये देखो सारे केसेस प्रिंट हो गए, 18 वाला प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हमारा 22 वाला भी प्रिंट हुआ, 2 वाला भी प्रिंट हुआ, ये क्या हुआ। और अगर मैं 22 लिखूं तो ये देखो 22 के बाद वाले सारे इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट सब प्रिंट हो गए। डेफिनेटली ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बिहेवियर इसका, तो और हम ये चाहेंगे कि ये जो ओके, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके बाद सारे 22 के बाद वाले सारे प्रिंट आउट हो गए, 18 को छोड़ दिया उसने। वाह, उसने पढ़ा ही नहीं 18 को। बिहेवियर है ये कुछ इस तरह से ना आए, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को लगाते हैं। ब्रेक यहाँ पर क्या करता है, ब्रेक कहता है कि इसको यहीं पर छोड़ो और इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर कूद जाओ। तो अब क्या होगा कि प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से निकल के, जैसे ये केस मैच करेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से निकल के सीधे यहाँ आ जाएगा। अब ये इसके बाद के स्टेटमेंट्स को मैं अगर जैसे मान लो यहाँ पर सी आउट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डन विथ स्विच केस, तो ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, डन विथ स्विच केस को। यानी कि जैसे 18 मैच करेगा या फिर 22 मैच करेगा, ये यहाँ से कूद के सीधे यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूं और मान लो मैंने यहाँ पर 18 कर दिया, तो ये फर्स्ट वाला जो यू आर 18 है ये वाला केस ये प्रिंट करेगा। और ब्रेक का मतलब है कि बाहर आ जाओ, यानी कि अब डन विद स्विच केस प्रिंट करो। रन विद स्विच केस। मैं भी एक बार वापस करके देखता हूँ इसी प्रोग्राम को। स्विच करता है एक दूसरे का ऐसा मिलता है। पहला केस था मेरे पास 18 का, उसने दिया सी आउट करा, मैंने सी आउट करा, प्रिंट कर रहा हूँ, ये आ रही थी।
इनमें से कोई भी नहीं है, डिफॉल्ट कर देंगे, नो स्पेशल करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। है नहीं तो केवल नहीं होता। कोई फेस ही नहीं आती, स्पेशल केसेस हैं, लेकिन करता हूँ। वाह। ये हो गया।
इंट एग्जिट हो दिया मैंने, इनपुट कर दिया यार 18, इनपुट तो चाहिए था उसको, 22 स्विच करता है यार सीधा, यू आर 22 स्विच केस इज डन। इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, प्रिंट आउट करने तो मैंने किया, इंट था सीधा इनपुट ले गया। और ब्रेक का मतलब है कि बाहर आ जाओ, यानी कि अब डन विद स्विच केस प्रिंट कर दो। सो आई होप कि समझ में आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को, और ये हम आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखने में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए स्विच केस और इफ एल्स लैडर की समझ आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये जो कोड है ये आप लोगों को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को कोड दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे लोग जो है इसका आनंद नहीं उठा रहे हैं। कोड सिलेक्शन कंट्रोल स्विच मैं केस आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने अपने आईडीई में, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं, स्विच केस स्टेटमेंट हो गया मेरे पास, तो लिख देना। नहीं करिए तो इसको कर लेना, या बुक मार्क कर लेना क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना। और ओके, सोर्स कोड सारा का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी चीज़ अगर मैं लेकर आऊँगा तो उसी लिंक पर आएगी वीडियो से रिलेटेड, तो वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप। मैंने उस समय क्या समझा था, स्विच केस में क्या होता है, वो केसेस को चेंज करता जाता है, जैसे अपन उसको इनपुट देंगे उसके हिसाब से वो केसेस को चेंज करेगा और वहीं से स्टेटमेंट स्टार्ट कर देगा, और या फिर ब्रेक भी कर देगा उसी जगह से, तो मेरे को ये चाहिए तो वो यही देगा, उसी केस को फॉलो करके ब्रेक करके निकलेगा और मेरा स्विच केस डन हो जाएगा, मेरे को वापस वो वैल्यू मिल जाती है जो मेरे को चाहिए। तो ये है, केसेस को स्विच करता है वो पढ़ने नहीं देता। मैंने उसको 22 दिया, उसने पहले ये रीड करा हुआ 18 केस 18, उसमें नहीं आ रहा है 22, उसने ब्रेकआउट कर दिया, निकाल दिया, फिर उसने दूसरा केस पढ़ा, केस 22 था उसमें, तो उसने पढ़ा और वो मेरे को सी आउट दे दिया उस केस के अंदर। ये है तो, ओके। अब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे डू फॉर वाइल डू वाइल लूप्स कैसे कहते हैं, इसका ट्यूटोरियल बाद में देखते हैं, अभी के लिए इतना ही, चल सकते हैं बाद में इसमें। बाय। और मैं क्या कह रहा चाह रहा था, हाँ कंटिन्यूस रहेंगे अभी के लिए,